तो ये जो शख्सियत आज हमारे साथ हमारे मंच पर मौजूद हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि नाम ही काफ़ी है, तो ये उन्हीं शख्सियत में से एक हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत अपना धन्यवाद। कीमती वक्त हमें देने के लिए। और सबसे अच्छी बात मेरे सहयोगी शबाब जो है वो बता ही चुके हैं आपको कि आज के टाइम में अगर इस कद और पद तक पहुंचना हो तो न जाने कितनी सिफारिशों का सहारा लेना पड़ता है। लोग ढूंढते हैं कि कहाँ से कॉन्टेक्ट निकालें या किसके जरिए हम पहुंचे। मैम की अपने आप में ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो बिना किसी सिफारिश के सबसे मिलती हैं, और न सिर्फ मिलती हैं बल्कि उनकी समस्या का समाधान भी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका यहाँ आने के लिए। और थैंक सबसे अच्छी बात ये कि लोगों की इतनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, खासतौर पर महिलाओं की, तो यहाँ तक के सफ़र के बारे में सबसे पहले चाहेंगे कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आसान था, मुश्किल था, या फिर लगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, जीवन में कभी भी कुछ भी आसान नहीं होता है और हर एक व्यक्ति की अपने जीवन की चुनौतियाँ होती हैं। और यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ों से जूझ रहा है। और ज़रूरी नहीं कि आपकी परेशानियाँ जो है हर कोई रिलेट कर पाए, पर मुझे लगता है कि जीवन जीने का नाम है। और जब तक हमारे प्राण हैं, सांसें हैं, तब तक हमें अपना जीवन अच्छे तरीके से लोगों के सदुपयोग के लिए, लोगों के किसी काम आ सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी खा कमा तो सभी रहे, मतलब एंड वी आर, मतलब जितने भी हैं हम सब ह्यूमंस हैं, कोई एलियन नहीं है यहाँ पे। तो अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए सीखना चाहिए। और साथ ही साथ मैम आपके हौसले को भी मैं सलाम करती हूँ। जिस मुश्किल वक्त से आप निकली हैं अभी अभी, लेकिन आपने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। एक औरत की सबसे बड़ी जीत यही है कि घर में हालात कुछ भी हो, लेकिन वो अपने अगर किसी प्रोफेशन में तो उस पर उसे हावी ना होने दे। तो मैम लगा किसी पल के थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, या नहीं ये जो जज्बा है लोगों के काम आने का, ये यूं ही मुझे बरकरार रहा? लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे लोग हैं और आप सब लोग हैं। मतलब मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ क्योंकि जोरदार तालियां। मैं बहुत जीवन में इस पल में मुझे बहुत ख़राब भी लगा। और मैंने निश्चित रूप से, बहुत स्वाभाविक है किसी के लिए भी, क्योंकि हमारा जो मेरा बचपन बीता था मेरे हस्बैंड के साथ। वी वर टुगेदर सिंस क्लास नाइन्थ, क्लास नाइन्थ, ही वॉज इन 11th वन, मतलब हम लोग का सब कुछ साथ ही में रहा। तो 25 ईयर्स, 25 साल हमने, मतलब जो है स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर के अपनी शादी तक, मतलब अभी तक। तो वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम हुआ मेरी लाइफ में। और इसको भरपाई के लिए मैं अपने जितने भी मेरे घर के बड़े हैं, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप सब लोग जो कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं और सुनते हैं और मुझे प्रेशराइज करते हैं कि आइए, चाहे जैसे भी हो, मतलब स्नेहवश, ऐसा कोई मैं प्रेशर नहीं महसूस करूँ अपनों से ही कहूँगी। कहा जाता है। और मेरे बच्चे मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ। और मेरे पार्टी के लोग और जितने भी लोग, मतलब आई थिंक ऑल पीपल, आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मतलब मुझे इस मुश्किल समय में उन लोगों ने सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है ये सपोर्ट मुझे मिलता रहे, तो मैं ज़रूर कुछ अच्छा कार्य करूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और आगे के लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं मैम हमारी तरफ से। धन्यवाद। ऐसे में महिला आयोग के उपाध्यक्ष होने के नाते क्या प्राथमिकता आप सबसे ज्यादा अपनी मानते देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम जो ज़मीनी स्तर पे महिलाओं की प्रॉब्लम्स एड्रेसल, फर्स्ट, कि एड्रेसल हो उनकी प्रॉब्लम्स का। तो प्राइमा फेसी एड्रेसल ही नहीं होता है महिला की प्रॉब्लम का। और ये सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई भी पार्टी हो, तो हम तो ये कहेंगे कि मेरा एज आयोग, एज कमीशन, सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि महिला की सुनवाई हो, हैं? एक बात, और उसकी फेयर सुनवाई हो। ऐसा ना हो कि उसमें हम बायस्ड रहें, कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर है या हमारे जो है ये कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। क्योंकि कमीशन की भी अपनी एक फ्रेमवर्क है लॉज का, जिसके दायरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप नहीं कर सकते। पर जो हमारा अब न्याय संविधान बीएनएस के जो धाराएं आई हैं, कमीशन से लेकर के बीएनएस को भी बहुत ताकतवर बना दिया है। तो हम जो है उसको, अगर लॉस पता होंगे हमें एज उपाध्यक्ष, तभी अगर कर पाए। मैं मुझे लॉ पता है, तो मैं उसमें अच्छा जजमेंट भी दे सकती हूँ, अच्छी कार्रवाई भी करवा सकती हूँ। और अगर मुझे नहीं पता है, सिर्फ मैं एज एन मेंबर बैठी हुई हूँ और या
कोई पद पे बैठे हुए हैं और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या पावर्स है या मैं क्या डेरोगेट कर सकती हूँ या समझ ही क्या नहीं मैं होगी तो चीज, कैसे उसका तो इस्तेमाल मैं करेंगे? उस चीज को मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। बहुत जो ज़रूरी। भी व्यक्ति पद पे है, चाहे वो कमीशन पे हो चाहे ना हो, और खास तौर से इतना सेंसिटिव इशू, महिलाओं से ज्यादा सेंसिटिव कुछ भी नहीं है पूरे बेशक। देश में, नहीं पूरी दुनिया में। आज भी जो है आपको ये जान करके हैरानी होगी कि फर्स्ट फेज में जब हम लोगों ने ये केस स्टडी हम पढ़ते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पर या यंगस्टर्स हैं आईआर पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं आईआर की स्टूडेंट हूँ, आई एम अ मास्टर्स इन आईआर। हमें ये पढ़ाया जाता है जब हम क्रिमिनल जस्टिस पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आता है कि विमेन के लिए क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ है, और आप हैरान होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिगेस्ट पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। जब हम पॉलिटिक्स की वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो यूएसए से बड़ा कुछ तो है नहीं, यूएसए इज द पावर। वहां पे आज भी महिलाओं को नंगा फेंक दिया जाता है कनेक्टिकट और जो है पेंसिल्वेनिया के जंगलों में, एंड रेप कर दिया जाता है उनका। तो हाउ डू यू कंपेयर? क्राइम को कैसे आप कंपेयर करते हैं कि भारत में कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ हर जगह हो रहा है, और हर जगह वहां पे हमें सेंसिटिविटी की जरूरत है। पर हमें अगर लॉ पता नहीं होंगे खुद, अगर हम सीट पे बैठे हैं तो भी, और अगर हम सीट के उस तरफ हैं, अगर हम न्याय भी मांग रहे हैं तो भी, हमें लगता है कि लॉ का पता होना अति अनिवार्य है। हमारी प्राथमिकता, मैं अपनी पर्सनल बात बताती हूँ, मेरा एड्रेसल हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है कि मैं सुनवाई करूं, सुनूं, और उसके बाद हम इस पे जो है उसको सही गलत या उस पे जो भी धाराएं हैं वो यथाउचित तरीके से लगाएं। अक्सर मैंने देखा है लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि साहब पुलिस ने नहीं सुनी, या जी, जी, जी। हमें जो है यहाँ से भगा दिया गया, या हमारी कंप्लेन ही नहीं रजिस्टर करी। अरे भैया, जब कंप्लेन रजिस्टर नहीं करी तो उसके भी तो तरीके हैं ना, उसके वो लिए भी पता ही तो नहीं है। हाँ। कमीशन है, उसके लिए भी आपका आईजीआरएस है, उस पे सीएम साहब का पोर्टल है, कई ऑप्शन हैं आपके पास। और अब तो सोशल मीडिया का भी इतना ज़बरदस्त ज़माना आ गया कि इफ़ यू डोंट एड्रेस तो आपका तुरंत जो है सोशल मीडिया पे आ जाता है। वो ज़्यादा मुझे लगता है कि एक खतरनाक हथियार बन चुका है। इट्स अ सोशल डिवास्टेटिंग मीडिया टूल। जागरूकता पोर्टल भी है और खतरनाक हथियार भी जी, है। तो ये चीज़ है, और मैं सबसे चाहती हूँ यहाँ पर कि सब लोग पढ़ें अपने बारे में, और महिलाएं बहुत ज़्यादा ना पढ़ें तो हम अपने लॉ के बारे में पढ़ लें थोड़ा बहुत। जो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया 2013 का, वो 18 में रिवाइज हुआ, वो अभी 22 में फिर रिवाइज हुआ, उसी को पढ़ लो आप लोग, बहुत एम्पावर हो जाओगे। पढ़ लो सेक्सुअल हरासमेंट इन ऑफिस, तो आप जो है इसके बारे में पढ़ लो, तो अच्छा आपको एक ज्ञान हो जाएगा कि भाई ज़्यादातर महिलाएं आजकल वर्किंग हैं, स्कूल में वर्किंग हैं, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्किंग हैं, न्यूज़ चैनल जो भी है, प्राइवेट है पब्लिक है, भाई पहुँच तो हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये बिल्कुल, पढ़ने बिल्कुल। से बहुत एम्पावरिंग होगा इनके कम लिए। से कम कुछ ना भी पढ़े तो आपके क्या हक हैं या आपको न्याय कैसे मिलेगा, आपके लिए क्या-क्या कानून है, उन लोगों को लेके तो उन कानूनों को लेके ज़रूर आप लोग जागरूक रहें। कुल मिलाकर के मैम का यही कहना है जी, कि आप लोग खुद समझदार होंगी तो हो सकता है कि बहुत से केस वहीं खुद से ही निपटा लें, कहीं जाने की ज़रूरत ही ना जी। पड़े। जी, मैम ऐसे में क्या कहते हैं कई बार जो आपने ज़िक्र किया कि न एफआईआर कैसे दर्ज करनी है या कई बार ऐसे भी होता है पता भी होता है, महिलाएँ जाती हैं लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति के फ़ोन्स आ जाते हैं, सिफ़ारिश आ जाती है, केस दब के रह जाते हैं। बहुत से पुलिसकर्मी जो हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। ऐसे में आप लोगों का क्या रोल रहता है? देखिए, एफआईआर दर्ज करने का मैं जैसा मैंने पहले बताया, बीएनएस का अब टैक्टफुली मतलब लॉ की तरफ से चेंज आ गया है। जब तक उसमें जो है सर्च रिपोर्ट नहीं लगेगी तब तक जो है एफआईआर परिणित कंप्लेन नहीं होगी। पहले क्या होता था कि एफआईआर लोग दर्ज करा देते थे और किसी को भी बंद करा देते थे झूठी शिकायत हुई झूठी थी। शिकायतों पे, तो वो फर्जीवाड़ा बहुत होता था। अब जो है सिनेरियो बदल गया है। 15 दिन कम से कम, मतलब मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, 15 डेज का इसमें पीरियड है कि जिसमें पूरी तहकीकात और तफ्तीश होती है। हाँ, ये चीज़ उसके लिए बदली हुई है जहाँ बहुत जघन्य अपराध हुआ हो, कोई मर्डर हो गया हो, कोई रेप जैसा क्राइम हो में गया तुरंत हो, होनी चाहिए। उसमें तुरंत होनी चाहिए। मतलब जिसमें किसी की जान अगर चली गई हो या जान माल का खतरा हो गया हो, या किसी पे इस तरीके की बात हो गई हो कि चाकू चला दिया हो, या मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया हो, तो उस तरीके की चीज़ों में, या जलाने की बात हो गई हो, खास तौर से महिलाओं को। और आपको जान करके बहुत अजीब लगेगा कि अभी भी लोग जला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आप भूल जाइए कि हमारे यहाँ 90 में होता था, 70 में होता था, नहीं, नहीं, अभी और भी है। अभी भी हो रहा है गाँव में। आप, ये रियलिटी है।
हमारे पास तो आए दिन केसेस आते हैं कि साहब बहू को जला दिया और आज भी उसके सास ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी सब लोग जो है वहाँ जेल में हैं। एंड आई हैव विजिटेड, मैं तो इतना जेल विजिट करती हूँ, मैं तो देखती हूँ। तो इस तरीके की बात हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ज़माना बदल गया है। ज़माना ज़रूर बदल गया है, पर ज़माने के साथ हम कितना बदलें, ये अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। महिलाओं को जलाने की बात की आपने, घरेलू हिंसाएं भी बहुत हैं जो जी। अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में तो महिला 15 दिन लगते हैं, मतलब जी, जी, एफआईआर जी। नॉर्मल जैसे उसको परिणित कराने में। कमीशन एक विषय ये रखता है कि आपके जो भी इस तरीके के अपराध हैं, अगर पुलिस बाय चांस नहीं इस पे कॉग्निजेंस ले रही है, तो डेफिनेटली वी विल स्मूदन द प्रोसेस, और जो है हम उसको 1 हफ्ते में करा देते हैं। जैसे जो जहाँ पे हम मीडिएशन कर सकते हैं उस तरीके के अपराधों में। जी। एक महिला होने के नाते साथ ही साथ महिला आयोग में आने के बाद जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर नजरिया आपका चेंज हुआ है या पहले चीजें आसान लगती थी, जब आप खुद ये जिम्मेदारी संभाल रही हैं तो लगता है कि नहीं महिलाओं के लिए मुश्किल तो है? मेरे यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं लखनऊ के अगर हैं, और अगर वो लोग सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स वुमेन इश्यूज़, तो मैंने 8 साल लगातार सिर्फ महिलाओं के इश्यूज़ पे ही काम किया। बी अवेयर जो और मेरी संस्था थी, उसमें हमने जो है यही अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि जो है कैसे महिलाओं को हम जो है और सशक्त बनाएं, जिससे इम्पार्ट कर सके उनको कि लॉ आपके लिए कितना ज़्यादा आपको सशक्त करता है, हाउ मच एम्पावरिंग इज़ द लॉ फॉर यू। बट डेफिनेटली जो मैं ये कह रही हूँ, जो मैंने अभी एग्जाम्पल कोट किया कि जला अभी भी रहे हैं, मार अभी भी रहे हैं, पीट अभी भी रहे हैं, और ये सिर्फ छोटे घरों की कहानी नहीं है, ये सिर्फ उस वर्ग की कहानी नहीं है जो दिन भर मजदूरी करके आ रहा है और उसके पास फिर सिर्फ 200 रुपये हैं या 500 रुपये हैं या जो भी उसके पास कमाई आ रही है, और वो रोटी सब्जी बनाने के लिए या अपने अन्य चीज़ों के लिए मारपीट करे। ये बहुत तीसरा तबका नहीं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज बड़े भी। घरों में भी हो रहा है। और बड़े घरों में हो रहा है का मतलब है जो बहुत बड़े व्यवसायिक हैं, जो बहुत बड़े जो है उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े घरों से आते हैं, ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो मैं ये चीज़ को देख करके बहुत हैरत में हूँ कि भाई वही जो मैंने बार फिर बोल रही हूँ कि ज़माना बदल गया, हम कितना बदले हैं, ये एक विषय है। एक लाइन याद आ रही है मुझे, 2-3 बड़ा अच्छा उस पे कविता थी, पूरी तो याद नहीं है, पर उसका मर्म ये था कि वो कहीं वो जो है ऑफिस से होके आई तो भी उसने घर पे पराठे बनाए। वो जो है बिल्कुल। वो जो है जंग में लड़ कर के आई या आर्मी में उसने ड्यूटी दे करके आई तो भी उसने कढ़ाई पे सब्जी बनाई। बिल्कुल। और जो है वो कहीं भी अगर जो है अपनी अफसरी करके भी आई तो भी उसने घर में आके रोटी सेकी। लेकिन इतने पर भी उससे पूछा यह गया कि तूने दिन भर किया क्या? जी बिल्कुल, तुमने दिन भर किया क्या, तुमने कौन सी वकालत कर ली, कौन सी जजमेंट दे दी है। तो मतलब ये है। अच्छा, आप घर में अभी यहाँ पर जितनी भी है महिलाएं अगर काम काजी हो, कहीं भी आप होकर के आइए, आप देखिए घर पे आते हैं तो बच्चे अगर आपके पूछने वाले हो तो कहा मम्मी तुम दिन भर क्या करती हो। और जबकि ये हैरानी की बात ये है मैम कि कहीं नहीं लिखा है कि झाड़ू पोछा औरत ही करेगी, बच्चे औरत ही संभालेगी, कहीं नहीं लिखा है। पुराने जमाने में भी आप जाएंगे खान सामा वगैरह सब पुरुष ही होते थे, लेकिन आज ये एक अजीब सी जिम्मेदारी दे दी अब गई ऐसे है। 5 स्टार में ये ट्रेंड बदल रहा है। जी, जी। जी। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। अगर आगामी चुनाव में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण क्या लगता है आपको सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें केंद्रीय नेतृत्व ने पहला जब सदन बना, बड़ा नया सदन जब फॉर्मेशन हुई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सबसे पहला बिल क्या पास किया, नारी शक्ति अधिनियम। एंड उसमें जो है फिर ये पूरी तरह से जब जो है वो फ्लोर हो रहा था, जब पास हुआ था, ये अभी बहुत पुरानी बात तो है नहीं, ये मार्च की जी, बात जी, है। जी, अभी की बात सबको तो याद है। विपक्ष ने किस तरीके का अपना असली चेहरा दिखाया कि वो जो है भेड़ की खाल में भेड़िया है। दे रियली डोंट वांट कि जो है कोई भी अच्छी महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो अपने दम पर आना चाहती हैं, पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, देश के सुधार के लिए काम करना चाहती हैं, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। उनको ये लगता है कि सिर्फ उनके ही घरों की महिलाएं सामने आए और उन्हीं के वो घरों की महिलाओं को मौका दिया जाए, जिससे वो अपनी, वो कहते हैं ना, हुकूमत हिंद चला सकें। बिल्कुल। वो एक तरह से एक सत्र राज चला सकें और अपनी तरफ से ही
वो ऐसा नहीं है कि देर आर अदर वुमेन हु आर मोर क्वालिफाइड, हु आर मोर डिग्निफाइड, हु आर मोर नॉलेजेबल, आप उनको भी मौका दीजिए ना। आपके जरूरी यहाँ भी है। पे क्यों नहीं कोई और आता है? एक ही दो लोग ऐसे क्यों हैं आप लोगों ने बना रखे? तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटिव था, उसी के पीछे ये मंतव्य था। बट आई एम श्योर विद द लीडरशिप एंड द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली ये बिल पास होगा। और इस बिल के पास होने से जो 33% आरक्षण है, देखिए हमारे यहाँ लगभग 15% जो है ऑलरेडी महिलाएं पॉलिटिक्स में आ गई हैं। जी। आप ब्लॉक प्रमुख के, आप लोग तो शायद उतना मूवमेंट नहीं होता है, बहुत सारी यूपी में, उत्तर प्रदेश में महिला ब्लॉक प्रमुख, महिला जो है सरपंच आ गई हैं। किस किस ने पंचायत देखी है? जो वो सीरियल आता था नेटफ्लिक्स या पता नहीं किस पे आता था, पंचायत देखा था? उसमें देखा था सरपंच पति, क्या था वो, पंचायत पति, है ना? उस तरीके के हम लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है पहले ऐसे बैठे रहते थे कि भैया कौन है साहब, वो तो पंचायत पति है। अब ये पंचायत पति, पहले मुझे भी बड़ा, उस समय सीरियल नहीं आया था, हम लोग बने थे, तो हमने कहा यार ये पंचायत पति कौन है, ये नया पद आ गया क्या? तो डीएम भी, अब तो हमारी कई सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पिंक हो गई हैं, पिंक डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं। वहाँ पे महिला डीएम है, महिला एसएसपी है, और जो है अगर मैं भी जाती हूँ एज महिला आयोग की तरफ से, तो भी मेरी जो है एक तरह से मैं महिला हूँ, या मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं, हमारा काफ़ी बड़ा आयोग है, तो वो भी महिलाएं हैं। तो डेफिनेटली महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और जो है उनके लिए विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा जरूर हो सकता है कि उनको अपनी पॉलिटिक्स भुनाने के लिए, पर देश पूरी तरह से ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से महिलाओं के हक के लिए, सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और पूरी तरह से उन्होंने नारी शक्ति जो बिल लेके आए हैं, नारी शक्ति अधिनियम का, उसको पास कराने का बेड़ा लिया है, और आगामी मुझे लगता है 29 से पहले ये पास भी हो जाएगा। इस बिल के आने के बाद लग रहा है आपको कि वाकई में 33 महिलाओं plus, को I think 15, it will be राजनीति more में than हिस्सेदारी मिलेगी? 50% of women, क्योंकि 15% तो आरक्षित ही आप मतलब 33% तो आप समझ लीजिए तब आरक्षित ही हो जाएंगी सीट्स, और 15 to 20% जो महिलाएं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं वो जोड़ लीजिए, तो अपने आप 50% से मतलब वो हो जाएगा ये तो आरक्षण। ऐसे में अभी आपने जैसे बात की कि हाँ पंचायत तब की मुझे बात लग की रहा है आपने। पुरुष आरक्षण लाना पड़ेगा। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश के संभल जिला से बिलोंग करती हूँ मैम। जी तो संभल में मेरे आज भी क्या है कि महिला सीट होती है, चेयरमैनी की हो, बट जब बाद में महिला जीत भी जाती है तो महिला का ना नाम ना फोटो, बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है चेयरमैन, और पति इतू सा छोटू सा जो नजर नहीं आता। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? देखिए, उन ये लोगों तो के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो देखिए जो संभल वाली चेयरमैन है उनसे बात करनी पड़ेगी पर्सनली, पर आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो है अच्छा चैनल है, इसको लेके आइए चैनल पे, हम लोग इसको टेकअप करते हैं, एक नोटिस भेजते हैं कि भैया अपना भी पोस्टर वोस्टर लगाओ और लोगों को पता रहे कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। क्योंकि आवश्यक ये है कि अगर महिला या पुरुष कोई भी अगर जनप्रतिनिधि है तो उसको अपने ही उस पर जो है लगाना चाहिए, और जो पद है उसकी गरिमा रखते हुए इस प्रकार की जो है परिवारवाद नहीं करें, ये एक अच्छा बात नहीं हो। अच्छा मैम, अक्सर जब भी अपर्णा यादव का नाम आता है तो लोग अपर्णा यादव क्या है या अपर्णा यादव क्या कर रही हैं, इसका जिक्र ना कर करके आपके परिवार से आपको पहचानते ज्यादा हैं। उसके लिए आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अपर्णा यादव आज किसी और पहचान की मोहताज नहीं है। अब देखिए परिवार तो है ही, उसमें हम कहाँ अब परिवार को वो करें, पर मैं अपने परिवार का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ, और मेरा हमेशा जो है यही रहा है कि परिवार का सम्मान करते रहना चाहिए। मैंने कोई भी निर्णय इस प्रकार का नहीं लिया जिससे मेरे जो है अब नहीं रहे आदरणीय स्वर्गीय नेताजी, स्वर्गीय माताजी, मेरी सास या मेरे पति, सबको सबकी मंशा से, सबके मुझे लगता है पूछ करके ही मैं स्विच करी थी पार्टी में। और मुझे इस बात का लगता है कि हर व्यक्ति को अपने परिवार से राय मशवरा करके बहुत ही जो बहुत है सही। आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परिवार की सलाह रहती है तो कोई आपको जो है कभी बाद में वो नहीं करता है कि भाई आपने इस प्रकार का आचरण क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अब बाकी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, जैसे सोशल मीडिया वाले जी या जी फेसबुकिया वाले,
वो तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको क्या पर्सनली कह कभी सकते। ऐसा महसूस हुआ कि परिवार की पहचान की वजह से अपर्णा यादव की पहचान जो है वो छिप जाती है? लगा नहीं कभी ठीक किसी है, मैं मोमेंट में? तो एक्सेप्ट करती हूँ, उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसमें किसी प्रकार की गलत बात नहीं है कि भाई अगर परिवार से भी आपकी पहचान होती है तो ठीक है, परिवार तो भाई बड़ा है ही, जी। और परिवार हमारा कोई छोटा परिवार नहीं है। और मतलब मैं बस इतनी बात कहूँगी कि महिलाओं का रोल हमेशा रहा है। और जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं हुई हैं, उनको कहीं लेखकों ने पीछे छोड़ दिया, तो जो है मगर अब उनका उल्लेख हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरा उल्लेख बाद में हो। नहीं, नहीं, आप कभी भी होता है मैम, वो देखने का नज़रिया है लोगों के मतलब अलग। मैं जी, जी, मैं जी, इस नहीं। चीज़ को इसलिए कहती हूँ कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही स्वाभाविक रूप जी। से मैं इसको कोई बुरा नहीं मानती हूँ, कोई अच्छा भी नहीं मानती हूँ। मैं समझती हूँ जस्ट बी विद द फ्लो। वो एक लाइन आती है हमारे संस्कृत में, कहते हैं अनुगच्छतु प्रवाहम। जो फ्लो है उसके साथ आप बहते जाइए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जी। बहुत अच्छा है। और मैम अगर आज की युवा पीढ़ी को खास तौर पे उन बच्चों को जो अभी कॉलेज में है, स्कूल में है, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? खास तौर पे बहुत सी अभी भी लड़कियों का सपना है कि राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन पुरुष समाज की बात करें तो वो आज भी ये कहता है कि नहीं, महिलाओं के लिए राजनीति गंदी है। आपका अनुभव क्या कहता है? राजनीति अगर आप अच्छी करना चाहें तो अच्छी है, गंदी करना चाहें तो गंदी है। हर एक प्रोफेशन में अच्छा और गंदा दोनों होता है। और हर जगह, इट्स नॉट मतलब ओनली इन पॉलिटिक्स बट एवरीवेयर। मैं सेकंड थॉट पे ये कहूँगी कि लड़कियों से मैं ये ज़रूर कहूँगी, एक तो पढ़ाई अपनी बिल्कुल ना छोड़ें किसी के लिए भी। प्लीज़ डोंट लीव योर स्टडीज़ फॉर एनी वन, नॉट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट फॉर योर बॉयफ्रेंड एंड नॉट फॉर योर टू बी हस्बैंड, किसी के लिए नहीं छोड़ें। और अगर आपके बच्चे बच्चे का इशू है कुछ, जैसे कोई कई लोग शादी हो जाती भाई, बच्चे होने वाले, तो पढ़ाई अपनी ज़रूर कंप्लीट करें। मेरी मदर की मैं बात बताती हूँ, मैं अपनी मदर से बहुत प्रेरणा लेती हूँ। माय मदर इज़ अ डबल मास्टर्स। मेरी मदर जो है प्रयागराज थी, तो उन्होंने सोशियोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री से जो है मास्टर्स किया। तो मैं समझती हूँ कि अपनी, जब हमारे पास कुछ उदाहरण हो अपने जीवन में स्वयं के, तो उससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो मेरा हमेशा से रहा है कि बच्चियाँ पूरी एजुकेशन ज़रूर करें, ना करें डॉक्टरेट वगैरह अगर आपको मन नहीं है आगे पढ़ने का, बट मास्टर्स तक तो मिनिमम मतलब आप करिए ही। उससे आपका जो एक कहते नहीं है ज्ञान चक्षु, वो ज़रूर आपका थोड़ा डेवलप हो जाएगा। कई लोग कहते हैं साहब हमने बीए कर लिया और हम जो है या बीकॉम कर लिया या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक है, जहाँ तक अगर आपको मिल जाती है सर्विसेज या मिल जाती है नौकरी तो अच्छी बात है। कई लोगों के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है अपने परिवार को चलाने का, पालने का। पर मैं तब भी कहूँगी कि आपको मौका मिले, यहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं हमारे भारत में। भाई इग्नू है, उसी से कर लो। मगर करो, आप लोग मास्टर्स ज़रूर करो। लाइफ में पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पास पढ़ाई रहेगी तो कुछ हो चाहे ना हो, आपका आत्मबल मजबूत रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। मैं वापस परिवार पर आती हूँ मैम, क्योंकि ये सवाल कई लोगों का था और आपके जब ये था कि आप आएँगी तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैम से हमारी तरफ से ये सवाल ज़रूर पूछेगा। वो सवाल ये था कि आप बीजेपी की ब्रांड नेता बन चुकी हैं, नाम है अपर्णा यादव बीजेपी में। ऐसे में अगर भैया अखिलेश जी का बुलावा आता है, तो जाएँगी? भैया का बुलावा हमेशा ही रहता है, पर जो है क्योंकि वो मेरे भैया हैं, बड़े जी। हैं, जेठ हैं, हुँ। और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं बीजेपी में हूँ, और जो है सबका साथ सबका विकास पे विश्वास रखती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन पे विश्वास रखती हूँ। तो मैं बस इतना कहूँगी कि मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी की ही रहूँगी। मतलब आने वाले 27 में समाजवादी का चेहरा नहीं बनेंगे, आप क्लियर कर रही हैं। जी, चलिए मैम, एक सवाल और था जेन ज़ी के लिए, जैसे था कि जेन ज़ी इस वक़्त बहुत ट्रेंड में भी है। सरकारें भी अलग-अलग तरीके से प्रोग्राम चला रही हैं, होस्ट कर रही हैं और उनको जागरूक करने के लिए उनसे मिलने के संवाद भी कायम कर रही हैं। ऐसे में जेन ज़ी जैसे जंतर-मंतर पर गाली-गलौच जो हुई, उसके लिए जो लड़कियाँ थी ख़ास तौर पर, वो सामने आई, उन्हें बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, सहना भी पड़ा, पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ा। बाद में हालाँकि माफ़ीनामे तक भी बातचीत पहुँची। ऐसे में उनको क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि परिवार की परवरिश पर फिर सवाल उठ जाता है, अगर लड़कियाँ देखिए, ऐसे इट्स करती इट्स हैं। वेरी स्पेसिफिक। जो है सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों ने भी बहुत अश्लील भाषा का उपयोग किया।
तो इसमें लड़कों की सारी लड़का गुस्ताखी माफ होती है, लड़कियां नहीं, टारगेट हो इसमें जाती देखिए हैं। लड़का लड़की कोई विषय नहीं है। इसमें ये विषय है कि भाई अभद्र व्यवहार किसी का भी कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा किसी भी सिनेरियो में। यहाँ सब कुछ बड़े भी बैठे हैं, कुछ यंगस्टर्स भी बैठे हैं, और कुछ तो ये छोटे बच्चे जेन अल्फा हैं, देखिए फ़ोन चला रहे हैं है ना? तो मैं समझती हूँ, आप इन्हीं से अभी डांट करके बात कर लीजिए, अभी बोल दीजिए अगर कुछ, ए फ़ोन मत चलाओ या ऐसे कुछ मत करो, तो यही बुरा मान जाएंगे। तो यू नो देयर हैज़ टू बी रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। रिस्पेक्ट इज़ नेवर अर्नड इन अ सिल्वर प्लेटर। आप चांदी की थाल पे नहीं कह सकते कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं तुमसे रिस्पेक्ट मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। अरे वही आदमी दूसरे को पलट करके उल्टा बोल देगा। तो एक तो हमारे जो समाज में सेंसिटिविटी कम हुई है, और अभद्र भाषा कोई द्योतक नहीं है कि आप बहुत कूल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या आप बहुत बड़े जो है कोई बैकग्राउंड से आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपके कुछ लोग यंगस्टर्स मुझे कह गए कि दीदी हमारे माइंड को बड़ा डिस्ट्रेस करता है गाली बकना। तो जो है ये भी था, क्योंकि भाई मैं खुद यंग हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि गाली देने से किसी भी व्यक्ति का एक जो है कूल साइड निकल करके आता है। वो डेफिनेटली हमेशा जो चीज़ गलत है सर्वथा गलत होगी। सूरज जो है पूरब से उगता है तो वो जो है पश्चिम में ही ढलेगा, पश्चिम से नहीं उगेगा और पूरब में नहीं ढलेगा। तो ये चीज़ जो गलत है वो गलत है, उसमें लड़का लड़की मैं नहीं समझती हूँ कोई भेद है। और जो वहाँ पर हुआ, जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उनकी मांगें जो भी थीं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, परंतु गाली गलौज करना ये गलत था। बिल्कुल। और उसमें जो है पुलिस वालों का बहुत बड़ा मैं ये कहूँगी कि उनको भी पीटा गया। आप सोचिए किसी के माता पिता हर थे भाई, तरीके की तस्वीर पुलिस सामने आई वाले थी। कोई शनि ग्रह से नहीं आते हैं, कोई मंगल से नहीं आते हैं, इंसान है वो वो। भी उनके भी बच्चे, कई हो के तो बच्चे थे उसमें। आप सोचिए क्या हालत हुई होगी उनकी जिनके माँ बाप पिट गए, जो ड्यूटी पर थे। तो वो भी बहुत शर्मनाक था कि भाई इस प्रकार के हमारे कंट्री में क्यों हालात पैदा हुए, या जो भी हुआ जी। बहुत दुखद था, बहुत दुखद था। मेरे अच्छा। हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा एक कलंक लगा देने वाला पीरियड था। मैं समझती हूँ जो अच्छे बच्चों ने अभी जैसे नीट के पेपर भी दिए, जो खुश भी थे, जो सारी चीज़ें हैं, और जो मेहनत करने वाले बच्चे थे, ये सब आपको भी पता है। इसमें कोई मैं बीजेपी, कांग्रेस और इस तरीके की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, द गर्ल्स एंड बॉयज़ जो अपना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, दे वर मोर फोकस्ड ऑन गिविंग द पेपर्स रादर देन डूइंग प्रोटेस्ट ओवर देयर। वो वही लोग थे जो बिना पढ़ाई के चाहते थे कि हमें कुछ मिल जाए। तो बिना मेहनत के, मैंने आपको बोला ना, बिना मेहनत के कुछ कुछ भी नहीं मिलता। प्राप्त नहीं जी। होता है। ठीक है मैम। तो जाते ये जाते का आखिरी सवाल आपसे जी। कि क्या कहते हैं, अगर महिला आयोग को ये अवसर मिले कि वो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से दो चीजें जो महिलाओं के लिए करवाना चाहे तो वो क्या हो? आपकी प्राथमिकता क्या है? सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मेरी है, और मैंने ये ऑलरेडी रेकमेंड कर दिया है, नेशनल कमीशन ने भी इसको केंद्र सरकार को फॉरवर्ड किया था, क्योंकि हमारे 28 राज्यों की जब मीटिंग हुई थी, तो उसमें आपकी बहन अपर्णा यादव का पॉइंट फिफ्थ उस पे है, फिफ्थ पॉइंटर पे जोरदार national। तालियां, जोरदार तालियां। तो मेरे तरफ से ये सुझाव था कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक, आपने सुना होगा, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर कहते हैं उसको, वन स्टॉप सखी सेंटर कहते हैं उसको। तो वन स्टॉप सेंटर को हम पूरे यूपी में ही नहीं, पूरी कंट्री में रेवोल्यूशनाइज है ये। पर वहाँ के जो केंद्र हैं अभी भी बहुत सारे, देखिए लखनऊ का तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये कैपिटल सिटी है यूपी का, पर और डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाइए तो वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं बहुत। तो उनके लिए हम किस तरह से, क्योंकि बजट आता है, सारी चीज़ें, वो कहाँ पे जो है उसकी पॉलिसी है, मतलब कहाँ पर उसका जो है एक तरह से मिसयूज़ हो रहा है, या उसको कह लीजिए क्या चीज़ें उस पर कमी आ रही है, तो वो चीज़ें हमारी अच्छी हों। काउंसलिंग सेंटर हो वहाँ पे, क्योंकि आपको नहीं पता ये बात, बहुत सारे लोगों से मैं आज आग्रह भी करूँगी कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के वन स्टॉप सेंटर जाएं, और आप लोगों से खास तौर से कि वन स्टॉप सेंटर को प्लीज़ कवर करें कि वहाँ पर कितने बच्चे जो है, आजकल जेनजीज की आप बात कर रहे थे, कई लड़कियां गांव की, मैं बता रही हूँ, ये शहर में नहीं हो रहा है, गांव की लड़कियां भाग करके आ जा रही वन स्टॉप सेंटर। क्यों? क्योंकि उनके माता पिताजी ने उनको डांट दिया किसी बात पे, या वो मेहनत नहीं करना चाह रही हैं, या वो पढ़ाई नहीं करना चाह रही हैं। तो हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है? हमारा प्रदेश फिर लीनियर उसमें बढ़ नहीं रहा है, हम डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब अपने एक मानसिकता में।
तो ये चीज़ तो भाई हमारा समाज तय करेगा ना, सरकार तो अपना काम कर रही है, करेगी। अपना हम लोग सब काम कर रहे हैं, पर आप जैसे लोगों की सहायता से हम उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं जो भाग करके वन स्टॉप सेंटर पे आ गए। तो वहाँ पे काउंसलिंग होती है, वहाँ पे थेरेपीज होती हैं उनकी माइंड के लिए, केसेस होते हैं, या बच्चों को घर वापस भेजा जाता है, या इस तरीके की जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि उनके साथ कोई इस प्रकार की घटना हो रखी है जो अप्रिय हो सकता है उनको छेड़खानी ही की गई हो, उनके माइंड में बहुत इसका ट्रॉमा हो, तो उनको भी डिफरेंट सेल्स में जो है शिफ्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट प्लीज़ डू विजिट द वन स्टॉप सेंटर। एंड मैं इसीलिए हमने इसको नेशनल उस पर इसलिए लाया कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी हालात अच्छी नहीं है। इट्स नॉट ओनली इन यूपी, इट्स अबाउट द होल कंट्री। तो ये सारे कंट्री में है, सिर्फ यूपी स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए 5th उस पे है। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जल्द इस पे जो है बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशनाइज करेंगे आने वाले समय में। बहुत जी अच्छी बात है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कीमती वक्त देने के लिए और इतने अच्छे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। और एक बात पर्सनली मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, आप बहुत सुंदर। अरे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कहते हैं एक घर को घर बनाती है नारी, लेकिन अगर नारी ना होती तो सिर्फ एक घर नहीं, पूरा समाज अधूरा होता, विकास अधूरा होता। नारी सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, वो परिवार की नींव है। माँ बनकर संस्कार देती है, बेटी बनकर खुशियां लाती है और पत्नी बनकर हर मुश्किल में साथ निभाती है। उसके त्याग अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन आज वही नारी अपने सपनों को भी उड़ान दे रही है। खेतों से लेकर कारोबार तक, शिक्षा से लेकर नेतृत्व तक, नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक महिला नहीं बढ़ती, एक परिवार बढ़ता है, एक समाज बढ़ता है और एक राष्ट्र आगे बढ़ता है। और इसी बदलाव के साथ आगे बढ़ रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां विकास के नए अवसरों में नारी की भागीदारी भी बढ़ रही है। नारी सिर्फ शक्ति नहीं, वह आदि शक्ति है। नारी शक्ति से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की ओर बढ़ता हर कदम